चलिए, तो we are going to discuss the types of writ, right? So we have already discussed Article 32, which talks about right to constitutional remedies, right? And one of the remedy which was available under Article 32 was the issuance of writ by Supreme Court of India whenever your fundamental right gets violated, right? So basically, जब भी आपको fundamental right violate होगा, you have a fundamental right to approach Supreme Court for enforcement of your rights. और जब आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अंडर आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो चाहे तो एक ऑर्डर इशू करेगा या फिर एक रिट इशू करेगा, राइट? और दे विल गो फॉर issuance of a writ, and there are 5 kind of writs, there are 5 types of writ, and आपको as per the whatever shall be the appropriate वो आपके केस में इशू किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. So what we need to understand is the different types of writ or the 5 types of writ, right? कहता है the Indian Constitution empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of any of your fundamental rights confirmed by Part 3 of the Indian Constitution under Article 32. The same thing what I told you, है ना? कि फर्क आपका जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है आर्टिकल 32 के तहत कि जब भी किसी आदमी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो आप 5 प्रकार का रिट इशू कर सकते हैं. कहता है दस द पावर टू इशू रिट इज प्राइमरली अ प्रोविजन मेड टू मेक अवेलेबल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज वी नो is a guarantor of all the fundamental rights available to the people of India, right? So basically if अगर आर्टिकल 32 नहीं होता ना तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन दिया हुआ, जो पूरा फंडामेंटल राइट का जो पार्ट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3, वो यूजलेस हो जाता. बिकॉज अ राइट विदाउट इन्फोर्समेंट हैव नो यूज. So because the fundamental right was the most important right available to all the citizen of India, as well as some of the rights are available to the person, which means that ki some of the fundamental rights are also available to non citizen, right? तो ये आपका यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है ना वो बेसिकली गार्जियन है आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज दैट इज द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो जिसके थ्रू आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 32 है, बिकॉज दैट इज द ओनली प्रोविजन विच टॉक्स अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स. गेटिंग द पॉइंट, राइट? कहता है इन एडिशन टू द above, the constitution also provides for the parliament to confer on the supreme court empowered to issue writ for purposes other than those mentioned above. कहता है कि भाई साहब ऊपर में जो दिया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा पार्लियामेंट को पावर देता है कि दे कैन डिसाइड, दे कैन लाइक डेलिबरेट ऑन द इशू एंड कैन empower some other courts as well for the purposes of issuance of writ. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सक्लूसिव है कि बस सुप्रीम कोर्ट ही रिट इशू कर सकता है, बल्कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि दे कैन आल्सो डिसाइड टू गिव दिस पावर टू सम अदर कोर्ट लाइक हाई कोर्ट और सम अदर कोर्ट एज वेल. गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिट के बारे में. ठीक है, कहता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट. The first one is the habeas corpus, the second one is the mandamus, the third one is the writ of prohibition, fourth one is the certiorari, and the fifth one is the quo warranto. So there are 5 types of writ, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सी, एक होता है रिट और दूसरा होता है रिट पटिशन. ठीक है, सो बेसिकली रिट जो कोर्ट इशू करता है उसको रिट बोलते हैं, और आप उस रिट को अप्लाई करने के लिए विच मींस दैट जब भी आपको फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कि मुझे एक रिट चाहिए बाय स्टेटिंग दैट कि माय फंडामेंटल राइट, माय राइट टू एजुकेशन हैज बीन वायलेटेड, देयरफॉर आई वांट अ रिट टू बी इशूड इन माय फेवर एंड अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द अथॉरिटी जिसने आपको फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है. तो पटिशन इज लाइक what is like the claimed by the person who is filing a case for violation of fundamental right. Getting the point? जैसे आपने सुना होगा बेल पटिशन, है ना? So do you understand? See, there are two words. The first thing is the petition, another one is the
एप्लीकेशन, ठीक है। सो देखिए क्या होता है ना, एक होता है पटिशन, देखिए बेल का जो होता है वो बेल एप्लीकेशन होता है, बेल पटिशन नहीं होता है, बेल एप्लीकेशन होता है। आई एम वेरी सॉरी दैट आई टोल्ड वेल पटिशन, बेल एप्लीकेशन होता है, ठीक है। बेसिकली वेयर देयर इज अ मैटर ऑफ राइट, व्हेन यू हैव अ राइट टू गेट द रेमेडी, ठीक है। तो जो आप जो केस फाइल करोगे ना वो पटिशन कहलाएगा, ठीक है। और जहां पे आपका राइट नहीं है, यू आर जस्ट आस्किंग फॉर इट, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ काइंड ऑफ फेवर, or where there is a discretion of the court, that is called the application. For example, B shall be filing a bail application, not bail petition. bail application होता है, क्यों? Because bail is never a matter of right, ठीक है। बेल जो होता है ना, बेल इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको बेल एप्लीकेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिट तो व्हाट, हाँ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हैबियस कॉर्पस। कहता है हैबियस कॉर्पस इज अ लैटिन टर्म व्हिच लिटरली मींस यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, यू मे हैव द बॉडी। यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट एज habeas corpus means to present the body, to present the body, to have the body or to present the body is one and same thing. See, the corpus means the body, the corpus means the body of a person, ठीक है, or a person itself। कहता है habeas corpus is a Latin term which literally means you may have the body। The writ is issued to produce a person who has been detained whether in prison or in private custody before a court and to release him if such detention is found illegal। So basically where a person has got like detained or arrested unlawfully, ठीक है, where a person has got detained unlawfully without having any lawful justification, ठीक है, either in the prison or some or by some other authority, then you can bring an action on the name of habeas corpus, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट का केस फाइल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप क्या क्लेम करेंगे, हैबियस कॉर्पस का रिट, ठीक है, टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट एंड प्रूव दैट ऑन व्हाट ग्राउंड द पर्सन हैज गॉट डिटेन्ड और द पर्सन हैज गॉट अरेस्टेड, ठीक है। एंड इफ द कोर्ट फाउंड देयर वाज नो वैलिड ग्राउंड फॉर द डिटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्पस ऑफ द बॉडी, then the court will issue a writ called habeas corpus, ठीक है, habeas corpus which means that to present the body or you may have the body, ठीक है, कि भाई साहब इस बॉडी को प्रेजेंट कीजिए एंड प्रूव द एलिगेशन, ठीक है, एंड इफ योर एलिगेशन वाज फाउंड करेक्ट तो फिर ठीक है, एंड इफ योर एलिगेशन इज फाउंड unreasonable then the person will be released, that person get released, ठीक है, from the prison or from the detention, right? That is the meaning of habeas corpus। for example के लिए I have been detained by the police officer without having any lawful justification, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। I was in the America, I came back to India yesterday only, I did nothing neither in America nor in India and I got detained today। so what shall I do? I was asking for the ground and the police authority was not telling me any ground, that on what ground I got arrested, ठीक है। तो what shall I do? I shall bring an action by filing a writ petition for habeas corpus, कि भैया हमको habeas corpus चाहिए to present the body before the court and prove the allegation, and if you fail to prove, the court will release me, court will say कि भैया इस आदमी को छोड़िए। समझ में आ रहा है आपको बात? Yes, yes, sir. Is there any problem? No, sir. नहीं है, ठीक है। The second thing is the mandamus, ठीक है। mandamus is a Latin term which means be command। कहता mandamus is an order from the Supreme Court to High Court or to a lower court or tribunal or public authority to perform a public or a statutory duty। This writ of command is issued by the Supreme Court or High Court when any government, court, corporation or any public authority has to do a public duty but fails to do so। See, the first thing what you have to understand, habeas corpus can be issued even against a particular individual। habeas corpus का रिट आपके खिलाफ भी इशू हो सकता है। it not necessarily to be like issued against a public authority।
बट व्हेन इट कम्स टू मैंडेमस, जब हम लोग मैंडेमस के बारे में बात करते हैं ना, तो दिस रीट कैन ओनली बी issued against public authority, and here public authority means इंक्लूडिंग द कोर्ट्स, कोर्ट्स को भी यहां पे हम लोग पब्लिक अथॉरिटी के कैटेगरी में डाल दिए हैं, ठीक है। तो कहता है कि रिट ऑफ मैंडेमस जो होता है, इसका मतलब होता है बी कमांड, मतलब किसी को कमांड करना, ठीक है, किसी को कमांड करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है ना कि आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि अपना ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल के लिए म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी का काम क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पूरे पटना में हर जगह कचरा कलेक्ट करने के लिए कचरा गाड़ी आता है, लेकिन आपके गली में नहीं आ रहा है, ठीक है, यू कंप्लेंट अबाउट दिस एक्शन, बट स्टिल द म्युनिसिपालिटी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन योर फेवर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक रिट ऑफ मैंडेमस के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप क्लेम करोगे तो क्या इशू होगा, writ of mandamus shall be issued by the court against the public authority called the municipality, directing them to perform their duty. So whenever a public authority has failed to perform their duty or deliberately not performing their duty, a writ of mandamus can be issued against them. Getting my point? Got Yes, it? sir. Is there any problem? No, sir. So basically this writ can only be issued against the public authority when the public authority is not performing their statutory duty. उसका जो लीगल ड्यूटी है ना, उसको जो लॉ के द्वारा जो ड्यूटी दिया गया परफॉर्म करने के लिए, अगर वो उसको नहीं परफॉर्म कर रहा है, इफ दे फेल टू परफॉर्म दैट either deliberately or due to some other reason, in both the circumstances a writ of mandamus can be performed against them, ठीक है। बेसिकली you have filed like a complaint against someone and the police is not taking any action deliberately, जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, you can also bring a writ petition for mandamus, आप उसके खिलाफ भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द writ जो कि हाई कोर्ट, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के खिलाफ भी कर सकता है, या किसी लोअर कोर्ट के खिलाफ भी कर सकता है, इफ that particular court is not performing their duty properly. So basically whatever the duty has been assigned to you in your constitution, under your constitution, not we are not talking about the constitution of India, मतलब जिस लॉ के तहत आपको बनाया गया है आपकी अथॉरिटी को, उसको जो भी ड्यूटीज दिए गए हैं, इफ यू फेल टू परफॉर्म दैट, writ of mandamus can be issued against you. Getting my point? Is there any problem? No, sir. देखिए जो जो तीसरा है ना रीड ऑफ सरसरी और चौथा है रीड ऑफ प्रोहिबिशन, ये दोनों बड़ा ही कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है और आपको बहुत आराम से सुनना पड़ेगा और बहुत आराम से समझना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए सरसरी कहता है कि लिटरली सरसरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड, द रिट ऑफ सरसरी कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय ए इंफीरियर कोर्ट और तब ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। देखिए कहता है कि इसका जो लिटरल मीनिंग होता है ना, कहता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट का जजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है जो कि सही नहीं है, तो हायर कोर्ट क्या करता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, वो उसके जजमेंट को क्वेश्चन कर देगा। क्वेश्चन करने का मतलब क्या होगा, खत्म कर देना, ठीक है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और आपको कोर्ट का मतलब तो समझ में आ रहा है, जैसे अब अगर इंफीरियर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए इंफीरियर कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब कोर्ट, है ना। क्योंकि एपेक्स कोर्ट कौन है, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसके नीचे जितने भी हैं वो सबके सब उसके लिए क्या है, अपेक्स कोर्ट है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. क्लियर है। अभी ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, देखिए ट्रिब्यूनल का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होता है
जो कि स्पेशलाइज्ड होता है एक पर्टिकुलर प्रकार के केस में और सिर्फ वही केस डील करता है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करता है। आपने एनजीटी का नाम सुना होगा। एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होगा वो कौन डील करेगा? एनजीटी। ठीक है, तो बेसिकली जो कि ट्रिब्यूनल आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसी डीलिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस। इनका सारा पावर एंड फंक्शन और सिमिलर होता है हाईकोर्ट जैसा। जितना पावर हाईकोर्ट के पास होता है ना, काइंड ऑफ उतना ही पावर उनके पास होता है ट्रिब्यूनल के पास, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। हाईकोर्ट सब प्रकार का केस देख सकता है। सिविल कोर्ट भी केस भी देखेगा, क्रिमिनल केस भी देखेगा, इन्वायरमेंट का भी देखेगा, इनकम टैक्स का भी देखेगा, मर्डर का भी देखेगा, किडनैपिंग का भी देखेगा। लेकिन जो एनजीटी है वो सिर्फ किस चीज का केस देखेगा? दे शैल बी डीलिंग ओनली विद द केसेस ऑफ, ये लोग सिर्फ किस चीज का सिर्फ केस देखेंगे? एनजीटी जो है वो सिर्फ इन्वायरमेंट का केस देखेगा। ठीक है, आप लोगों को आवाज जा रहा है सबको साफ? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट होता है ना वो जनरल नेचर का होता है, किसी भी प्रकार का केस को देख सकता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी होता है, जो सिर्फ उसी स्पेशलाइज्ड एरिया का ही केसेस को सॉल्व करेगा, बाकी चीजें में वो डील नहीं करेगा। ठीक है, या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब समझते हो? क्वासी का मतलब बताए थे आप लोगों को जब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, या जब हम लोग क्वासी फेडरल के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। डू यू रिमेंबर दैट? क्वासी का क्या मतलब होता था? when we were talking about Similar. unitary form of government and हाँ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, जिसका में क्वासी का मतलब होता था सिमिलर टू। तो एक ऐसा होता है जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, मतलब जो जुडिशियल तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, मतलब कुछ पावर एंड फंक्शन है उसके पास जुडिशरी का, लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अथॉरिटीज के बेसिकली क्या होता है ना कि when an order has been passed by a lower court and the Supreme Court of India find or found that the judgment is not good enough। ठीक है, the judgment is not good enough, तो जो हायर कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उस जजमेंट को क्वेश्चन कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा और बोलेगा कि दिस मैटर इज नीड टू रेफर टू अस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेम केस को भेज दीजिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिसाइडिंग द सेम इशू। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? कहता है देयर आर सेवरल कंडीशन नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ सर्सरी। कहता है आप रिट ऑफ सर्सरी को ऐसे ही इशू नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, विच नीड टू बी फुलफिल्ड। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. कहता है कि देयर शुड बी कोर्ट ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमिन द क्वेश्चन बी द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। कहता है सबसे पहले तो भैया कि कोई एक कोर्ट होना चाहिए, या कोई एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या कोई एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसके पास की पावर है किस चीज का? किसी मैटर को जुडिशियली डिसाइड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्ट रहेगा तभी तो वो गलत जजमेंट देगा या सही जजमेंट देगा ना। सबसे पहले कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फिर कोई एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड है किसी भी मैटर को सुनने के लिए जुडिशियली मतलब जो कि एज ए जज उस मैटर को सुनना चाहिए। सी इवन इफ आई एम नॉट अ जज बट आई एम एक्टिंग जुडिशियली, मतलब मेरे को फॉर द टाइमिंग जुडिशियल पावर दिया गया है, तो दैट शैल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक sorry, that shall qualify for the issuance of writ of certiorari। Getting my point? कहता है सच अ कोर्ट और तब ट्रिब्यूनल और ऑफिसर मस्ट हैव पास्ड एन ऑर्डर एक्टिंग विदाउट jurisdiction or in excess of the judicial authority vested by law in such person the ट्रिब्यूनल और ऑफिसर। ठीक है, कहता है देखिए अब वो जो कोर्ट है ना जिसने मैटर को सुना था पहले, जो लोअर कोर्ट है जिसके खिलाफ रेट ऑफ सरसरी इशू हो रहा है, वो कोर्ट जो क्या किया है ना, आउटसाइड ही जुरिस्डिक्शन काम किया है।
बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन। देखिए जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कैपेसिटी टू डिसाइड अ मैटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जुरिस्डिक्शन बहुत प्रकार का होता है। एक होता है आपका, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जुरिस्डिक्शन बहुत प्रकार का होता है, जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बिहार का हाईकोर्ट है, जो पटना का हाईकोर्ट है, क्या वो उत्तर प्रदेश के किसी मैटर को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। पटना का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या वो मोतिहारी के मैटर्स को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। अगर कोई पंजाब का हाईकोर्ट है, क्या वो बिहार के मैटर को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। देयर इज ए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बाउंड, ठीक है। क्या होता है कि a court shall be empowered to decide only the cases which falls under their own territory, ठीक है। अब देखिए सब टाइम क्या होता है कि बियॉन्ड टेरिटरी भी मैटर डिसाइड होता है, लेकिन उसके लिए और भी कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा होता है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। पर्सनल जुरिस्डिक्शन, अब क्या होता है कि चूंकि एक आदमी बिहार का है एंड ही हैज कमिटेड अ क्राइम इन पंजाब, Court of Bihar might have jurisdiction on the ground of personal jurisdiction. The person who committed the crime is a citizen of, sorry, is a resident of Bihar. Therefore, B shall also have the jurisdiction. ठीक है। अब जस्ट थिंक अबाउट अ कंडीशन जहां पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, क्योंकि टेरिटोरियल कहां का है, पंजाब का, क्योंकि एक्ट कहां पे हुआ था, पंजाब का। तो पंजाब का इसमें जुरिस्डिक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन जो आदमी क्राइम किया था वो कहां का था, बिहार का। तो पर्सनल जुरिस्डिक्शन किसका हो रहा है, बिहार का। अब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल जुरिस्डिक्शन एज वेल एज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन सा जुरिस्डिक्शन को रेफर किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रेफर्ड, ठीक है, वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, right, because it will be convenient for the court to decide the matter more conveniently if the matter will be decided in the very same jurisdiction where the act has been committed, because all the evidences, all the witnesses belonging to the action will be more active over there in comparison to the place from where the person belongs to. Getting my point? Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is how it works. Therefore, more is the monetary jurisdiction. अब देखिए मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है ना, हर कोर्ट का एक लिमिट होता है कि आप कितने तक का मैटर को डिसाइड कर सकते हैं, कितने करोड़ तक के मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि जो सीजीएम फर्स्ट क्लास है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या जो सीजीएम सेकंड क्लास है, वो 50 करोड़ के मैटर का डिसाइड नहीं कर सकता बाबू, सबका एक लिमिट होता है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के का कितना है मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन? नहीं पता sir. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अनलिमिटेड है, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कि जुरिस्डिक्शन है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, उनका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, और हाई कोर्ट वालों के पास कोई लिमिट नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको मॉनेटरी वाले को पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली द लास्ट पॉइंट इज द ऑर्डर कुड आल्सो बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और द ऑर्डर कुड कंटेन एन एरर ऑफ जजमेंट इन एप्रिशिएटिंग द फैक्ट ऑफ द केस। कहता है कि देखिए अगर किसी कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, या फिर
जो फैक्ट था केस का, जो इशू था उसको समझने में ही मिस्टेक कर गया है, उस ग्राउंड पर भी रिट ऑफ सर्सरी इशू किया जा सकता है। तो देखिए इन टोटल आपको क्या समझ में आया? इन टोटल हम लोग रिट ऑफ सर्सरी के बारे में ये समझे कि जहां पे कोई एक लोअर कोर्ट, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट या कोई भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई जो कि आपका जो ट्रिब्यूनल है या एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड अ मैटर जुडिशियली, चाहे तो बियॉन्ड ही जुरिस्डिक्शन, मतलब उनको पावर ही नहीं था मैटर डिसाइड करने का, फिर भी कर दिए। ठीक है, जैसे 15 लाख से ज्यादा का मैटर था, ठीक है, उसके बाद भी सीजीएम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने उस मैटर को डिसाइड कर दिया, या फिर डिसाइड सही किया है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर दिया है। ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ सर्सरी इशू करेगा, by which the judgment of the case shall be declared null and void and the matter shall be referred back to the Supreme Court. Is that clear to you? Yes, sir. Priti, is that clear to you? Yes, sir. So all right, समझ में आ रहा है आपको मनन? Yes, sir. चलिए, so let's talk about the fourth one, that is the writ of prohibition. Writ of prohibition कहता है the writ of prohibition means to forbid or to stop it, stop, and it is popularly known as stay order. This writ is issued when a lower court or a body tries to transgress the limit or power vested in it. The writ of prohibition is issued by any high court or the Supreme Court to any inferior court or quasi-judicial body, prohibiting the latter from continuing the proceeding of a particular case where it has no jurisdiction to decide or to try. After the issue of this writ, proceeding in the lower court etc comes to a stop. ठीक है, देखिए इस बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग जो पढ़े थे रिट ऑफ सर्सरी, उसमें क्या हो रहा था? इन रिट ऑफ सर्सरी व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज कि जहां पे एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, किसके द्वारा? किसी इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन, मतलब उनके पावर में वो फॉल नहीं करता था, फिर भी उन्होंने उस मैटर को डिसाइड कर दिया। अथवा मैं क्लियर टू यू, उनका वो पावर नहीं था, बट गोइंग बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन दे डिसाइडेड द मैटर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उनके जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बोला कि इसका कोई वैल्यू नहीं, क्वेस्ट कर दिया, क्वेस्ट मतलब खत्म कर देना। ठीक है, और बोला कि हम अब मैटर को डिसाइड करेंगे। अब जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ना, ये पहले ही प्रोहिबिट कर रहा है, इनको पहले ही पता चल गया है। ठीक है, इनको द एज सुन एज द कोर्ट रियलाइज कि अ मैटर is going on or a proceeding is going on in a court and the court is not competent to decide the matter. फॉर एग्जाम्पल के लिए मनन ने मेरे ऊपर केस किया है कि सर मेरे 50 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है। ठीक है, एंड दिस मैटर इज देयर इज पेंडिंग इन द सिविल कोर्ट। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल किया। ठीक है, कहां पे? चाहे तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने हाई कोर्ट में करा। ठीक है, कि द मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द सिविल कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द मैटर एंड एज सून एज द कोर्ट रियलाइज, द हाई कोर्ट को लगा कि हाँ सही बात है, उसने क्या किया? उसने रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर दिया। सिविल कोर्ट को बोला कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है मैटर को डिसाइड करने के लिए, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू सो लेट्स रेफर द इशू टू हाई कोर्ट। ठीक है, हमारे पास वापस भेज दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें वही डिफरेंस है बाबू जो कि अरेस्ट और डिटेंशन में था। डू यू रिमेंबर अरेस्ट और डिटेंशन वाला डिफरेंस? एक करने के पहले ही अरेस्ट कर ले रहा है और एक करने के बाद कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दोनों में सेम है। सरसरी तब होता है जब केस डिसाइड हो चुका है गलत तरीके से। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोहिबिशन कब होता है? जब केस चल ही रहा हो, मतलब जजमेंट आने के पहले ही कोर्ट को बोल दिया गया कि आप मत डिसाइड करिए, आप करने के योग्य नहीं है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू सो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सी द डिफरेंस। Yes, sir. कहता है डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्सरी। कहता है व्हाइल द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब जब मैटर पेंडिंग हो, मतलब जब चल रहा हो उसी समय पे, बट द रिट ऑफ सर्सरी कैन बी रिजॉर्टेड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर
और डिसीजन हैज बीन अनाउंस्ड। एकदम सेम चीज लिखा हुआ जो भी आपको मैंने बताया। एक है कि जब मैटर डिसाइड हो गया उसके बाद सर्सरी, और जब मैटर चल ही रहा होगा आप उसी समय फाइल कर देते हैं तो क्या होगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। दोनों ही किस चीज पे होता है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे। गेटिंग माय पॉइंट? लैक समझते हो ना, लैक मतलब कमी होना है ना, और जुरिस्डिक्शन मतलब कैपेसिटी टू डिसाइड द मैटर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए, सो बियर मूविंग ऑन द लास्ट वन, दैट इज द रिट ऑफ क्यू वारंटो। कहता है द वर्ड क्यू वारंटो लिटरली मींस बाय व्हाट वारंट। आप इसको समझ सकते हो ना, आप इसको लिखो बाय व्हाट अथॉरिटी। आप इसको समझिए बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। और व्हाट इज योर अथॉरिटी, देखिए एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है ना। और व्हाट इज योर अथॉरिटी, इट इज अ रिट इशूड with a view to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled. The writ requires the concerned person to explain to the court why what authority he holds the office. If a person has usurped a public office, the court may direct him not to carry out any activities in the office or may announce the office to be vacant. Thus, High Court may issue a writ of quo warranto if a person hold office beyond his retirement age. ठीक है, कहता है जहां पे कोई एक ऐसा आदमी है ना जो कि द पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस विदाउट बीइंग कॉम्पिटेंट टू होल्ड द ऑफिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए I got appointed as the Vice Chancellor of Patna University. So you can file a writ petition of quo warranto asking that why what authority Neeraj Kumar has been appointed as the Vice Chancellor of Patna University. क्योंकि मैं competent नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मतलब लॉ करा है, सिर्फ BA LLB किया है, एंड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू बी द वाइस चांसलर। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेसर। ठीक है, या फिर आई डोंट have the eligibility criteria, I do not fulfill the eligibility criteria what is needed to be appointed as the vice chancellor. ठीक है, so if I get appointed as the vice chancellor, you can bring an action on the name of the writ petition of quo warranto asking the authority. तो फिर मेरे को कोर्ट बुलाएगा और पूछेगा कि प्लीज एक्सप्लेन बिफोर द कोर्ट, आप कोर्ट के सामने बताइए कि आपको किस ग्राउंड पे वाइस चांसलर बनाया गया है। और अगर मैं नहीं प्रूव कर पाया, ठीक है, द अथॉरिटी विच इज नीडेड, तो आई विल हैव टू वेकेट द ऑफिस। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, Yes. Yes, sir. हाँ देखो, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने अपने पोस्ट से उनको हटा दिया गया सेकुलरिज्म के ग्राउंड पे। जब क्या किया गया था, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था अयोध्या में। ठीक है, तो वहां का जो जो वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने जगदंबिका पाल को क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जहां पे आप बिना हैविंग एनी वैलिड रीजन, बिना हैविंग एनी वैलिड ग्राउंड, अगर आप, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं, तो अगर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड ऑफिस, और आपको अगर उस ऑफिस पे अगर अपॉइंट कर दिया जाता है तो आपके खिलाफ रिट ऑफ क्यू वारंटो डाला जाएगा। जब अपनी अथॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए तो यू विल हैव टू वेकेट द ऑफिस। ठीक है, कहता है द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कहता है जो ऑफिस है भाई साहब वो पब्लिक होना चाहिए। अब हम अपने कोचिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी बना सकते हैं, वो कंपिटेंट हो या ना हो, क्योंकि ये कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ये मेरा पर्सनल कोचिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ सरकारी पोस्ट के लिए एक क्यू वारंटो लगता है। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटैंटिव एंड वन एंड नॉट मियरली